किसमें होती है भाई? एल वाले परिपथ में कितनी कला कौन से आगे होती है? π/2 कला कौन से आगे होती है। ठीक है, ये हमने फेजर आरेख बनाया था। क्या बनाया था? फेजर आरेख। तो फेजर आरेख में अपन एंगल को शो करते हैं। फेजर आरेख में केवल हम अधिकतम मान को दर्शाते हैं। कौन से मान को? अधिकतम मान को ही। जैसे वोल्टेज का अधिकतम मान क्या होता है? V0। ठीक है, ऐसी धारा का अधिकतम मान क्या होता है? I0। तो फेजर आरेख बनाते समय हम इस तरह गोले बना देते हैं, क्योंकि हमें कला को दर्शाना होता है, थीटा को दर्शाना होता है। तो थीटा इस तरह रोटेशन को शो कर रहे हैं। तो ये वोल्टेज का हो गया, और थोड़ा छोटा इसे क्या बना देते हैं? धारा का। ठीक है, तो मान लो t बराबर 0 पर ये मान लो वोल्टेज है कितना? V0। तो ये जो वैल्यू है ये क्या V0 है, क्योंकि बाकी सारे मान तो बदलेंगे। शिखर मान है जो हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। अब भाई अपन जैसे यहाँ कोई सर्किल बना रहे हैं तो इसकी त्रिज्या तो नियत रहेगी ना। तो यहाँ हम केवल किसको दर्शाते हैं? शिखर मान को। तो V0 और I0 ही आपको लिखा मिलेगा देखने को। तो V0 है, करंट के लिए क्या हो जाता है मान लो? I0। तो बताओ कैसी कला में ये? समान कला में। भाई t बराबर 0 पर जहां वोल्टेज है, कला को देखना है, वहीं पर क्या है? धारा। ऐसे मान लो अब रोटेशन हमने ऐसे दिखा दिया, यानी इस तरह चले गए एंटी क्लॉकवाइज। यानी पहले यहाँ स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ 0 है, फिर कुछ एंगल हो गया, ये π/2 हो गया। ठीक है, पाई हो गया, इस तरह शो करेंगे। तो L में वोल्टेज आगे था, कितने कला कोण से? π/2 कला कोण से। और C में वोल्टेज पीछे थी, कितने कला कोण से? π/2 कला कोण से। और हमने पढ़ा था LCR परिपथ। क्या पढ़ा था? LCR। वैसे हमने LR भी पढ़ा है और CR भी पढ़ा है। LR और CR। ठीक है, हमने इसकी वोल्टेज और धारा निकाली है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? LCR। कौन सा परिपथ पढ़ा है? LCR। तो बिल्कुल आपने घर पे पढ़ा होगा इसको। तो देखो LCR परिपथ में जब हमने बात की थी, LCR परिपथ, ये हमारा LCR श्रेणी परिपथ होता है। कैसा परिपथ होता है भाई? श्रेणी परिपथ। LCR परिपथ में L भी होता है, C भी होता है और R भी। तो बताओ LCR परिपथ में जो अवरोध होता है धारा के मार्ग में, उसको बोलते हैं प्रतिघात। क्या बोलते हैं? सॉरी, प्रतिबाधा। क्या बोलेंगे? प्रतिबाधा। केवल R है तो प्रतिरोध बोल दिया, L या C है तो प्रतिघात बोल दिया। L होता है तो L के लिए प्रतिघात क्या होता है? XL। ठीक है ना। प्रतिघात का मतलब क्या है? धारा के मार्ग में रुकावट। R है तो प्रतिरोध बोल दिया, L है तो L के लिए जो बाधा होगी वो XL होगी। ठीक है, तो धारा के मार्ग में रुकावट XL। तो XL की वैल्यू क्या थी बताओ? ओमेगा L। ये आपको ध्यान रखना है, XL क्या होता है? ओमेगा L। ऐसे XC क्या हो जाएगा? 1/ओमेगा C। XC क्या होता है? 1/ओमेगा C। ठीक है, क्लियर है? तो सपोज करो मान लो धारा I है, तो जैसे अपन पढ़ते हैं V = IR, तो यहां क्या हो जाएगा? I × XL। ऐसे यहां पर I × XC क्या हो जाता है? I × XC। विभवांतर धारा गुणा अवरोध, यह XL हो गया। जैसे यहां होता है IR, जब R होता है तो XL होगा तो कितना होगा? IXL। XC होगा तो कितना होगा? IXC। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, L है तो XL लेना है, C है तो XC लेना है। इसे क्या बोलते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात। क्या बोलेंगे? प्रेरणिक प्रतिघात। L के कारण जो बाधा आ रही है, और XC को क्या बोलते हैं? धारतीय प्रतिघात। और जब तीनों होते हैं, जो L भी हो, C भी हो, R भी हो, तो इसे क्या बोलते हैं? Z को प्रतिबाधा, इंपीडेंस। क्या बोलते हैं? Z को प्रतिबाधा। कि जब आपके परिपथ में, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में L भी है, L का मतलब प्रेरकत्व, C भी है, धारिता भी है, और R भी है, तो उस समय जो संयुक्त जो अवरोध है, उसके लिए हम बोलते हैं इसको प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा Z का फॉर्मूला क्या होता है? √। ठीक है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला ये। अब ध्यान रखें, हमने पढ़ लिया इसको और बड़े घर पे R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये प्रतिबाधा Z का फॉर्मूला होता है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा का फॉर्मूला ये। LCR परिपथ में जो कला कोण का फॉर्मूला हमने पढ़ा, tan phi is equal to tan phi
एलसीआर परिपथ में देखो सप्लाई तो हम क्या कर रहे हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो सेम रहेगा सबके लिए। एलसीआर परिपथ में मैंने धारा को माना है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, ठीक है। ये अपन कुछ भी मान सकते हैं अपनी मर्जी से, प्लस भी मान सकते हो, तो 5 पे वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि 5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके हिसाब से धारा आ जाएगी। तो ये हम मान के चल रहे हैं इसमें कि वो वोल्टेज तो हमारे पास क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसे हमें जो एलसीआर परिपथ में करंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। 5 क्या होता है, कला कोण, ठीक है ना, यानी दोनों के मध्य कालांतर कितना है 5। वो सारा फेजर आरेख वगैरह बनाते हैं, ठीक है, पढ़ना उसको और समझेंगे दोबारा। तो tan phi क्या मिलता है हमें, XL माइनस XC अपॉन R, ये मिलता है क्या, tan phi XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है ना। अगर जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें काम आएंगे, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। tan phi क्या होता है, XL माइनस XC अपॉन R। फिर हमने पढ़ा था कि अगर एलसीआर परिपथ में प्रतिघात 0 हो जाए, आ जाओ, एलसीआर परिपथ में प्रतिघात क्या हो जाए, 0 हो जाए। प्रतिघात 0 का मतलब क्या हुआ, देखो प्रतिघात का मतलब क्या है, इसको तो मैंने क्या बोला, प्रेरणिक प्रतिघात, और सी के कारण जो बाधा है उसे मैंने क्या बोला, घातीय प्रतिघात। तो परिपथ की जो प्रतिघात है, परिणामी प्रतिघात, x क्या हो जाता है, XL माइनस XC। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लो घातीय प्रतिघात प्रेरणिक प्रतिघात के बराबर हो जाता है तो उस समय XL माइनस XC क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। XL माइनस XC क्या हो जाता है, 0। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम एलसीआर परिपथ की बात करते हैं तो एलसीआर परिपथ में जो अवरोध होगा वो क्या होगा, Z। अगर मान लो इस केस में आपको करंट का इक्वेशन लिखना है, इसका करंट कितना होगा, तो जैसे मान लो मैं करंट का इक्वेशन लिखूं कि I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन Z, V अपॉन R, क्या लिखना है भाई, V अपॉन R, तो R की जगह क्या हो गया, Z। और तरीका वही है कि धारा आप निकाल रहे हो तो विभवांतर में जिसका भाग दे रहे हो वो अवरोध को शो करेगा, वो धारा के मार्ग में किसको शो करेगा, रुकावट को। तो V नॉट अपॉन Z, तो Z की वैल्यू जैसे हमने रखी V नॉट अपॉन Z की वैल्यू क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया करंट I नॉट। अब मानो अगर ये 0 हो गया, XL माइनस XC की वैल्यू क्या हो गई, 0। 0 का मतलब ये हुआ कि दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बताओ ये वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो देखो R में कुछ जुड़ रहा था, R में क्या हो रहा था, कुछ जुड़ रहा था, तो जोड़ोगे तो मान बढ़ेगा, प्लस हो रहा है ना, प्लस R स्क्वायर प्लस कुछ हो रहा है, आप कुछ प्लस कर रहे हो, बढ़ेगा, हर बढ़ेगा, हर बढ़ेगा तो ये मान क्या होगा, घटेगा। अब आपने इसको हटा दिया, यानी आपने कुछ कम कर दिया इसमें से, तो जब ये 0 हो गया तो उस समय जो केवल प्रतिबाधा है वो Z जो है वो केवल किसके बराबर आ जाएगा, R के। यानी जब ये 0 हो गया, परिणामी प्रतिघात क्या हो गई, 0 हो गई, तो उस समय ये जो धारा का मान है क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। धारा का अधिकतम होना यानी प्रतिबाधा का न्यूनतम होना। तो हमने पढ़ा हुआ है इसमें कि अनुनादी परिपथ जो होता है, अनुनादी परिपथ, रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा कोटा में, सारे इंस्टीट्यूट से नाम पढ़िए। तो अनुनादी जो परिपथ होता है, ये जो अनुनाद की अवस्था है, इसे अनुनाद की अवस्था हम कौन सी अवस्था को बोल रहे हैं कि एलसीआर परिपथ में जब प्रेरणिक प्रतिघात का मान घातीय प्रतिघात के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो उस समय जो परिपथ की परिणामी प्रतिघात वो 0 हो जाती है। प्रतिघात 0 हो गई यानी सारी की सारी बाधा केवल किसके रूप में होगी, R के रूप में होगी। यानी इस समय जो प्रतिबाधा है उसका मान क्या हो जाता है, न्यूनतम, और धारा का मान क्या हो जाता है, अधिकतम। इसे बोलते हैं अनुनाद की अवस्था, रेजोनेंस। अनुनाद की अवस्था में धारा क्या हो जाती है, मैक्सिमम। धारा का अधिकतम होना यानी प्रतिबाधा का न्यूनतम होना, ठीक है। तो इसमें आगे चलेंगे अपन। तो Z का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। XL क्या होता है, प्रेरणिक प्रतिघात, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ठीक है। ध्यान रखो XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L, और XC में 1 अपॉन में लिखना पड़ता है, 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है ना।
सपोज करो अगर ओमेगा को बढ़ाया जाए तो बताओ एक्सएल बढ़ेगा या एक्सी बढ़ेगा? अगर ओमेगा को बढ़ाया जाए, अगर ओमेगा को बढ़ाए तो एक्सएल बढ़ेगा कि एक्सी बढ़ेगा? एक्सएल बढ़ेगा, क्योंकि वहां तो ऊपर ओमेगा आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सएल इज इक्वल टू होता है ओमेगा एल और एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/, ओमेगा सी आ जाओ। तो भाई ओमेगा बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा और ओमेगा बढ़ेगा तो ये घटेगा। अरे बात समझ में? बिल्कुल हमें पता है कि अगर ओमेगा बढ़ेगा, कोणीय आवृत्ति बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसको? कोणीय आवृत्ति। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। एफ होती है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है? एफ को तो बोलते हैं आवृत्ति, चक्कर पर सेकंड, और ये होता है रेडियन पर सेकंड, कोणीय आवृत्ति। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो अगर ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, ठीक है? आ जाओ। और ओमेगा बढ़ेगा तो एक्सी क्या होगा? घटेगा। ये बात क्लियर है? तो इन्हीं सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए अब हेडिंग डालिए नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हेडिंग डालो श्रेणी अनुनादी परिपथ में अब श्रेणी अनुनादी परिपथ में, ठीक है? इससे पहले कौन सा टॉपिक है? अनुनाद वाला पढ़ा है, ठीक है? अनुनादी कुछ ग्राफ वगैरह बनाए थे इसमें अपन ने, उसके बाद ये टॉपिक है। काम तो पूरा तुम्हारा नहीं है। ऐप आपके पास है, वहां देख लेना कौन सा टॉपिक होता है लास्ट। श्रेणी अनुनादी परिपथ में अर्ध शक्ति आवृत्तियां, ठीक है? आप तो हेडिंग डालो सीधे। श्रेणी अनुनादी परिपथ में अर्ध शक्ति आवृत्तियां, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है काफी बार। श्रेणी अनुनादी परिपथ में अर्ध शक्ति आवृत्तियां, कॉमा विशेषता गुणांक, तो पहले बैंड चौड़ाई लिख लेते हैं क्योंकि इसके बाद आएगा वो। अर्ध शक्ति आवृत्तियां, कोमा बैंड चौड़ाई, बैंड बचे नहीं आपकी बात ड्यू टू कोरोना, कोमा विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर, विशेषता गुणांक, इंपॉर्टेंट हेडिंग इस सत्र का पहला हेडिंग बोर्ड पे। श्रेणी अनुनादी परिपथ, श्रेणी का मतलब वही एलसीआर की बात हो रही है, क्लियर है? श्रेणी अनुनादी परिपथ में अर्ध शक्ति आवृत्तियां, बैंड चौड़ाई, विशेषता गुणांक, इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं, हाफ पावर पॉइंट। कई बार क्या इंग्लिश में चीज समझ में आती है, हाफ पावर यानी पावर क्या रह गई? आधी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, बैंडविड्थ, बैंड चौड़ाई, बैंडविड्थ, और क्वालिटी फैक्टर यानी क्यू, क्यू से शो करेंगे इसको। ठीक है भाई? केवल आपका रजिस्टर और ये बोर्ड बस आपको लिखना है और समझ रहे हैं। बेटा किताब अंदर रख, मंगाई थोड़ा तो। क्या टॉपिक है? श्रेणी अनुनादी परिपथ में अर्ध शक्ति आवृत्तियां, कोमा बैंड चौड़ाई, कोमा विशेषता गुणांक, ठीक है? तो तीन अपन यहां बात करेंगे, तीन टॉपिक एक में। तो हेडिंग एक ही है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर। डालिए हेडिंग। तो नए बच्चे में क्या इसमें आपकी बात जो 11th में नहीं थे? 11th में नहीं था? चलो तो लगे था। आंखें एक जैसी होती है, चलो कोई बात नहीं। तो हेडिंग क्या है हमारा? श्रेणी अनुनादी परिपथ में अर्ध शक्ति आवृत्तियां, कोमा बोलो बैंड चौड़ाई, कोमा विशेषता गुणांक। अब देखिए इसको,
देखो अर्ध शक्ति आवृत्तियां क्या होती है? ऐसी आवृत्तियां, वो फ्रीक्वेंसी, ऐसी आवृत्तियां जहां पर जो पावर है वो क्या हो जाए? आधी हो जाए। पावर क्या हो जाए? आधी हो जाए। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हमारे पास जो है उसकी जो शक्ति है, जो इलेक्ट्रिक पावर है, एक होती है पावर 11वीं वाली पावर, 11th वाली पावर, कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? शक्ति। वो तो मैकेनिकल पावर होती है, ठीक है ना, ताकत, किसी सामान को उठाना, कुछ कार्य करना। ये इलेक्ट्रिक पावर है, विद्युत शक्ति बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति। तो देखो विद्युत शक्ति का मतलब होता है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। P बराबर क्या होता है? VI। विभवांतर और धारा का जो गुणनफल है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, ठीक है। P बराबर क्या होता है? VI। यानी यहां पर अपन वो नहीं बात कर रहे कि W/T, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, वो यांत्रिक शक्ति होती है, वो मैकेनिकल पावर होती है। यह बात कर रहे हैं परिपथ की शक्ति की, पावर। तो VI, V बराबर क्या होता है? IR। तो I²R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? I²R, क्योंकि V बराबर हो गया IR, I इंटू I क्या हो गया? I²। ऐसे I को मैं V/R लिख सकता हूं। I को क्या लिख सकते हैं? V/R। तो ये फॉर्मूला ये भी बन जाता है V²/R। तो ध्यान दे इसमें आप, श्रेणी अनुनादी परिपथ में अर्ध शक्ति आवृत्तियां, बैंड चौड़ाई, विशेषता गुणांक की हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अर्ध शक्ति आवृत्तियां क्या होती है। तो देखिए हमने जो ग्राफ बनाया था, देखो इसे हम ग्राफ से समझेंगे। जो अनुनादी वक्र हमने बनाया था, ये बात क्लियर है कि हम LCR परिपथ की बात कर रहे हैं और कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं? अनुनादी अवस्था की बात कर रहे हैं। क्लियर है? हम कौन से परिपथ की बात कर रहे हैं? LCR। ये श्रेणी का मतलब क्या है? L, C और R तीनों कैसे क्रम में? श्रेणी क्रम में है। तो LCR परिपथ की बात कर रहे हैं, वो भी कौन सी अवस्था? अनुनादी अवस्था की बात हम कर रहे हैं, जहां प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाती है और धारा क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। तो हमने यहां पर देखा था कि LCR परिपथ में धारा और जो फ्रीक्वेंसी होती है, धारा और जो आवृत्ति होती है, उसके बीच में ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त होता है कि अनुनादी आवृत्ति पर मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद अगर आवृत्ति घटाओ या बढ़ाओ, धारा क्या होती है? घटती है। ये देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाला, इसको मैं बोल रहा हूं अनुनादी आवृत्ति, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या बोल रहे हैं इसको? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, FR, ठीक है ना, FRA। अनुनादी आवृत्ति पर धारा क्या हो गई? मैक्सिमम। अब देखो ध्यान रखिए आप, कल मैंने आपको बताया था कि जो धारा होती है, ये अपन जो धारा की बात कर रहे हैं, जो हम जिसका अपन मेजरमेंट कर रहे हैं, वो RMS वैल्यू होती है। वो कौन सी वैल्यू होती है? RMS वैल्यू। हमारा जो मीटर है वो भी किसको मेजर करता है? RMS वैल्यू को ही पढ़ता है। वो किसको पढ़ता है भाई? RMS वैल्यू। अपन क्या चाहते हैं? एवरेज पढ़े, क्योंकि एवरेज क्या होता है? 0। एवरेज आने से कुछ नहीं होता। वो किसको पढ़ेगा? RMS वैल्यू को। क्लियर है? तो यहां मैं जो बात कर रहा हूं वो RMS को शो कर रहा हूं, यानी जो मैं ग्राफ ले रहा हूं यहां पर, ये RMS वैल्यू को शो कर रहा हूं। तो ये जो मैंने ग्राफ लिया है, ये किसको शो कर रहा है? IRMS, धारा का मान है, ये IRMS को शो कर रहा है। RMS का मतलब वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर कितना होता है? I0/√2। तो यहां हम जो ग्राफ बना रहे हैं, यानी मैं जो धारा का मान ले रहा हूं वो RMS वैल्यू ले रहे हैं। क्लियर है भाई? कौन सी वैल्यू ले रहे हैं? RMS। तो सारा RMS वैल्यू है, तो ये 0 हो गया, ठीक है। FR पे RMS वैल्यू क्या है? मैक्सिमम। तो यहां पर इस वाले पॉइंट पर जो हमारा IRMS होगा, ये क्या हो जाएगा भाई? मैक्सिमम। ये मैक्सिमम हो गया, ठीक है। ये अनुनादी आवृत्ति पर धारा क्या हो जाती है? मैक्सिमम। क्लियर है? अब होता क्या है, देखो अनुनादी आवृत्ति के दोनों तरफ, अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर, यानी इस ओर और इस ओर, यानी आवृत्ति घटा रहे हैं, ये आवृत्ति घटा रहे हैं और ये आवृत्ति क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये फ्रीक्वेंसी हो गई अनुनादी आवृत्ति। इसके बाद तो मान बढ़ेगा ना, ये मान बढ़ रहा है आवृत्ति का, धारा घट रही है, और इससे पहले मान क्या हो रहा है? घट रहा है। अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर धारा, आवृत्ति के घटने और आवृत्ति के बढ़ने से धारा क्या हो रही है? घट रही है। ये अनुनादी वक्र होता है। इसका उल्टा क्या होता है? वो प्रतिबाधा वाला ग्राफ वक्र होता है। हर पढ़ा होगा तो आपने कि अगर इसको अपन उल्टा करते हैं, ऐसा करते हैं,
तो प्रतिबाधा क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है। तो अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर, आ रही बात समझ में? अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर आवृत्ति के घटने पर धारा क्या हो रही है? घट रही है ना, तो मान घट रहा है। और आवृत्ति के बढ़ने पर धारा का मान क्या होता है? घटता है। तो अनुनादी आवृत्ति पर धारा क्या हो गई? मैक्सिमम। अब इधर ध्यान दें, अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे अपन को, और एक फ्रीक्वेंसी मैंने ये वाली मान ली और एक वाली फ्रीक्वेंसी ये मान ली। इसको मैंने बोल दिया F1, इसको मैंने क्या बोल दिया? F2। यानी F1 और F2 पर धारा का मान समान है। F1 पर भी इतनी वैल्यू है और F2 पर भी वैल्यू हमारे पास इतनी है। तो इन आवृत्तियों को अपन बोलते हैं अर्ध शक्ति आवृत्ति। क्या बोलते हैं? अर्ध शक्ति आवृत्ति। क्यों बोलते हैं? दो शक्ति क्या होती है हमारे पास? P is equal to VI। P is equal to VI। अब मानो मैं आपसे कहूं, ये पूरी I की वैल्यू है, I RMS की वैल्यू है, कि धारा कितनी हो कि शक्ति आधी हो जाए। आपको P को बनाना है P/2। क्या बनाना है इसको? P/2। चलो मैं B को भी हटा देता हूं, I की बात करूं केवल, तो ये मानो I²R। I²R। P बराबर हो गया BI और B क्या हो गया? IR। तो ये हो गया I²R। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि P को हम कितना करें? P को हमें आधा करना है, तो धारा कितनी होनी चाहिए? मतलब I पर सपोज करो करंट कितना है? P। अब हमें पता है कि जो डेफिनेशन है कि अर्ध शक्ति आवृत्तियां, कि आवृत्ति के वे मान या वे आवृत्तियां जिन पर शक्ति आधी हो जाती है, पावर क्या हो जाता है? आधा। तो पावर आधा हो गया तो करंट कितना होना चाहिए? मतलब आपको बनाना है P को P/2 बनाना है। क्लियर है सर? इसमें समझने वाली है, ज्यादा दिमाग जोर देने की बात ही नहीं है। P को क्या बनाना है? P/2। तो ये लो भाई P/2, ऐसे बना सकते हैं ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं कि भाई धारा का मान क्या हो। अभी धारा आई है तो शक्ति कितनी है? P। अब मैं कह रहा हूं शक्ति आधी कर दो, P को क्या बना दिया? P/2। तो यहां भी 2 से भाग देना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, क्योंकि R से जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो करंट का स्क्वायर होगा, क्योंकि R तो कांस्टेंट है ना। R क्या है? कांस्टेंट। तो भाई शक्ति को आधा कर दिया, तो I²/2 को आप क्या लिख सकते हो? क्या ऐसे लिख सकते हो? क्या I/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? भाई I का तो I² आ गया, √2 का स्क्वायर क्या होता है? √2। I मान लो मैक्सिमम वैल्यू है, तो I0/√2 का होल स्क्वायर। पर I0/√2 क्या होता है? IRMS होता है। I0/√2 क्या होता है हमारे पास? IRMS। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये जो IRMS वैल्यू मिलेगी आपको, IRMS का स्क्वायर इनटू कैपिटल R। आ रही बात समझ में? I0/√2 मतलब करंट इतना करना पड़ेगा, I0/√2। कितना करना पड़ेगा? I0/√2। क्लियर है? तो उस समय जो आपकी धारा है, जो वोल्ट, ये जो पावर है, वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? दोबारा समझो, मैं कह रहा हूं I करंट है, I धारा है, तो शक्ति कितनी है? P। तो I का स्क्वायर। अब आप किसका स्क्वायर कर रहे हो? I0/√2 का स्क्वायर। क्योंकि पावर का तो भाई फॉर्मूला है कि पावर का मतलब होता है I² × R। मतलब जो भी R से गुणा हो रहा है वो धारा का स्क्वायर है, जब भी पावर मिलेगी। शक्ति का मतलब है कि प्रतिरोध तो कांस्टेंट है, प्रतिरोध चेंज होगा नहीं, प्रतिरोध से जो भी गुणा हो रहा है वो I² की वैल्यू है। तो यहां किसका स्क्वायर हो रहा है? I0/√2। यानी करंट जो है वो √2 गुना कम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? √2 गुना कम। तो I0/√2 का क्या करेगा? स्क्वायर। अरे बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि अर्ध शक्ति बिंदुओं पर धारा का जो मान है वो कितना गुना कम हो जाता है? √2 गुना कम। यानी इस वाले पॉइंट पर F1 और F2 वाली जो फ्रीक्वेंसी है, यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है? अर्ध शक्ति आवृत्तियां। तो इन आवृत्तियों पर इसका मान कितना गुना कम हो जाएगा? √2 गुना। यानी IRMS मैक्सिमम Y क्या कर दो? √2। आ रही बात समझ में? ये सारी वैल्यूज किसकी है भाई? करंट की।
IRMS की, तो ये तो हो गया मैक्सिमम वैल्यू IRMS। फिर हमने कहा कि इस अनुनादी आवृत्ति पर तो धारा का मान क्या होता है, मैक्सिमम। क्लियर, धारा का मान मैक्सिमम हो गया। अब 2 पॉइंट हमें ऐसे मिलते हैं F1 और F2 जहां पर पावर आधी हो जाती है, जहां पावर क्या हो गई, आधी हो गई। तो पावर आधी कब होगी, जब करंट कितना गुना कम हो जाए, √2 गुना। तो मैं कहूं भाई ये सारी वैल्यूज किसकी है, IRMS की। अगर मैं आपसे कहूं कि अर्ध शक्ति बिंदुओं पर धारा, अर्ध शक्ति बिंदुओं पर धारा I इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, कि अर्ध शक्ति बिंदुओं पर धारा जो है वो कितना गुना कम हो जाती है, I0/2। लिख सकते हैं ना, ये सारी वैल्यू I की है, IRMS की है। मैं कह रहा हूं अनुनादी आवृत्ति पर धारा, तो लिखोगे I इज इक्वल टू I0 मैक्सिमम। अनुनादी आवृत्ति पे धारा क्या हो गई, मैक्सिमम। अर्ध शक्ति बिंदु पे धारा क्या हो गई, I0/2। कहने का मतलब ये सारी वैल्यूज किसकी है, IRMS की, करंट की वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग करंट मिल रहा है। अनुनादी आवृत्ति पे मैक्सिमम हो गया, और F1 या F2 पर, इसे मैं बोल रहा हूं अर्ध शक्ति आवृत्तियां, इन पर जो धारा का मान है वो अपने अधिकतम मान का कितना गुना कम हो जाता है, √2 गुना कम हो जाता है। तो यहां पर देखो केवल एक ही स्टेप समझने की बात होती है, बाकी मैथमेटिक्स है। तो आपको यही समझना है इसमें कि अर्ध शक्ति बिंदु वे बिंदु होते हैं या वे आवृत्तियां होती हैं जिन पर जो धारा का मान है वो अपने अधिकतम मान का √2 गुना कम हो जाता है। यानी धारा जब √2 गुना कम होती है या 1/√2 गुना होती है, उस समय पावर जो है वो आधी हो जाती है। पावर क्या हो जाती है, आधी। तो सप्लाई तो आप V दे रहे हो, वोल्टेज आप सप्लाई दे रहे हो, उसमें कमी नहीं कर रहे, करंट कम करना पड़ेगा तब पावर कम होगी। क्योंकि पावर यानी शक्ति P बराबर होता है VI। तो आप P को कम कर रहे हो, अभी तो कांस्टेंट है, वो आप सप्लाई कर रहे हो, तो करंट कम होना चाहिए। अब कम का मतलब क्या होगा, कितना कम कर दो, √2 गुना कम। √2 गुना नहीं करना, √2 गुना कम, ये 1/√2 गुना करना है। समझ गए। तो अर्ध शक्ति बिंदु कौन से होते हैं भाई, जिन बिंदुओं पर धारा का जो मान है वो अपने अधिकतम मान का कितना गुना कम हो जाता है, √2 गुना कम हो जाता है। क्लियर है। तो इसमें तो ऐसे ही निकालेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्ध शक्ति आवृत्ति हमें निकालनी है। अब देखो ये F1 हो गया और ये क्या हो गया, F2। ये फ्रीक्वेंसी है। बैंड का मतलब होता है समूह, बैंड का मतलब क्या हो गया, समूह। जैसे आप देखते हो भाई जो हमारा प्रकाश है उसमें विबग्योर पढ़ते हैं ना, विबग्योर, बैंजानी, बिनाला, 7 रंगों का समूह। तो बैंड हो गया वो अलग अलग, कि भाई हर रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, अलग अलग। तो अलग अलग तरंग दैर्घ्य वाला समूह वो हो गया बैंड, वेव बैंड, तरंग बैंड। तो बैंड का मतलब समूह ही होता है, बैंड अखिलेश थोड़ा बनता है। तो बैंड का मतलब हो गया, या बैंड चौड़ाई का मतलब क्या है, F1 और F2 का जो अंतर है ये होती है बैंड चौड़ाई, ये बैंड विड्थ है। यानी अर्ध शक्ति जो आवृत्तियां हैं उनके मध्य का जो अंतराल है, अर्ध शक्ति आवृत्ति कौन सी है, F1 और F2। तो देखो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू क्या है, F2 फ्रीक्वेंसी है नहीं, ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। तो F2 मान यहां तक है, F1 वैल्यू यहां तक है। तो ये जो F2 माइनस F1 है इसे बोलेंगे बैंड चौड़ाई। क्या बोलते हैं इसको, बैंड चौड़ाई। तो डेल्टा F ये जो चौड़ाई को शो कर रहा है, डेल्टा F बोले से तो क्या हो जाएगा, ये F2 माइनस F1। तो ये हमें निकालना है। तो विशेषता गुणांक को पढ़ेंगे आप बाद में। तो पहले आप एक लाइन लिखें और कि अर्ध शक्ति आवृत्तियां क्या होती हैं, उसके बाद आप ये सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे। लिखो, ठीक है भाई। काम आप कब तक का पूरा होना चाहिए, बिल्कुल नोट्स कंप्लीट होने चाहिए आपके। तो इसमें आपने हेडिंग डाल लिया मेन, ठीक है ना। अब ऐसे आप सिंगल एरो लगा लो, पहले परिभाषा लिखेंगे अर्ध शक्ति आवृत्ति। सिंगल एरो लगा के हेडिंग डालो दोबारा, अर्ध शक्ति आवृत्तियां क्या होती है, इनको पढ़ेंगे। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अर्ध शक्ति आवृत्तियां तो क्या होगी बताओ, कि ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसी आवृत्तियां जिन पर जो शक्ति है
वो क्या हो जाए, आधी हो जाए, पावर आधी हो जाए। समझ रहे हो? जो पावर आपको मिल रहा था P, तो वो मान लो फ्रीक्वेंसी F पे था, तो पावर को करना है P/2, शक्ति को आधी करनी है तो धारा को कम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि I² R होता है, R तो कांस्टेंट है, तो I², तो I में कुछ कमी करनी पड़ेगी, तभी शक्ति क्या होगी, आधी होगी। लिखो आधा शक्ति आवृत्ति, लिखो वैसी डेफिनेशन। लिखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वे आवृत्तियां, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वे आवृत्तियां जिन पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वे आवृत्तियां जिन पर परिपथ की शक्ति का मान, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वे आवृत्तियां जिन पर परिपथ की शक्ति का मान आधा हो जाता है, जिन पर परिपथ की शक्ति का मान आधा हो जाता है, आधा हो जाता है, कोमा लगाओ, क्या बोलेंगे हमको, अर्ध शक्ति आवृत्तियां। कोमा लगा के लिखो, अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहलाती हैं, अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहलाती हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वे आवृत्तियां जिन पर परिपथ की शक्ति का मान आधा हो जाता है, क्या कहलाती है, अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहलाती है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन क्या है कि भाई शक्ति को आधा करने के लिए धारा का मान क्या हो जाता है, √2 गुना कम हो जाता है, या अपन ऐसा बोल दे कि अपने अधिकतम मान का कितना गुना हो जाता है, 1/√2, ऐसे बोल सकते हैं। तो लाइन चेंज करके लिखो, लिखो यह स्पष्ट है कि, प्यास भी लग गया क्या, यह स्पष्ट है कि, यह स्पष्ट है कि अर्ध शक्ति आवृत्तियों पर, यह स्पष्ट है कि अर्ध शक्ति आवृत्तियों पर धारा का मान यह स्पष्ट है कि अर्ध शक्ति आवृत्तियों पर धारा का मान अपने अधिकतम मान का, धारा का मान अपने अधिकतम मान का 1/√2 गुणा, अपने अधिकतम मान का 1/√2 गुणा, यह स्पष्ट है कि अर्ध शक्ति आवृत्तियों पर धारा का मान, ये धारा है, धारा का मान अपने अधिकतम मान का 1/√2 गुणा हो जाता है, 1/√2 गुणा हो जाता है। लाइन चेंज करो, लिखो एलसीआर परिपथ में, लाइन चेंज करके एलसीआर, थोड़ा हाथ जल्दी चलाओ, एलसीआर परिपथ में धारा एवं आवृत्ति के मध्य प्रत्यावर्ती धारा लिख दो, एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा, एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा एवं आवृत्ति के मध्य निम्न अनुनादी वक्र, निम्न अनुनादी वक्र प्राप्त होता है। एलसीआर परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा एवं आवृत्ति के मध्य निम्न अनुनादी वक्र प्राप्त होता है। इसको बनाओ, बीचों बीच बनाओ इसको आप, निम्न अनुनादी वक्र प्राप्त होता है, बनाएंगे इसको।
तो ये थोड़ा सा सिमेट्रिक है, ऐसा नहीं ये थोड़ा ज्यादा ढलान दे दो या कम दे दो या उड़ा दो बिल्कुल ही, तो एक जैसा होना चाहिए इस साइड। ठीक है भाई, थोड़ा इसको बड़ा सा बनाना, ये IRMS को शो कर रहा है, तो ये है IRMS मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम बाय √2 करना है आपको इस पॉइंट पर। इसको मैं अगर नाम दे दूं तो दिस इज P1 और ये P2। ये F1 F2 FR। ठीक है, IRMS ये ग्राफ को शो कर रहा है, IRMS की वैल्यू इस तरफ, ये फ्रीक्वेंसी है, ये IRMS मैक्सिमम, ठीक है, और ये IRMS मैक्सिमम वैल्यू। बना लिया? ठीक है भाई, तो क्या पता लग रहा है हमें कि देखो अनुनादी आवृत्ति पर धारा क्या होती है? मैक्सिमम। अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर आवृत्ति के घटने, क्योंकि आवृत्ति घट रही है, आवृत्ति ऐसे बढ़ रही है, ये ग्राफ है ना, ये अक्ष अपना यहाँ 0 है, फिर F1 पहुंचा, फिर FR है, तो ऐसे बढ़ रहा है आवृत्ति का मान। तो अगर मैं पीछे जाऊंगा तो आवृत्ति घटेगी, तो आवृत्ति के घटने या बढ़ने पर धारा क्या होती है? घटती है। एक लाइन लिखो, उपरोक्त अनुनादी वक्र से, उपरोक्त अनुनादी वक्र से स्पष्ट है कि उपरोक्त अनुनादी वक्र से स्पष्ट है कि अनुनादी आवृत्ति, उपरोक्त अनुनादी वक्र से स्पष्ट है कि अनुनादी आवृत्ति, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? FR, अनुनादी आवृत्ति ब्रैकेट में FR, ब्रैकेट बंद। उपरोक्त अनुनादी वक्र से स्पष्ट है कि अनुनादी आवृत्ति ब्रैकेट में FR, ब्रैकेट बंद करके, अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान, अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है, धारा का मान अधिकतम होता है। क्यों होता है अधिकतम? क्योंकि प्रतिबाधा क्या हो जाती है? न्यूनतम। क्योंकि जब रुकावट कम होगी तो मान तो बढ़ेगा, क्योंकि धारा के मार्ग में रुकावट यहां पर क्या होती है? प्रतिबाधा। तो अनुनाद की अवस्था में प्रतिघात तो हो जाता है 0, ठीक है ना, तो प्रतिबाधा Z मिनिमम हो जाता है, तो I क्या हो जाता है? मैक्सिमम, अधिकतम होती है। तथा अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर, तथा अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर आवृत्ति के घटने, तथा अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर आवृत्ति के घटने, अनुनादी आवृत्ति के दोनों ओर आवृत्ति के घटने या बढ़ने पर, आवृत्ति के घटने या बढ़ने पर धारा का मान क्या होगा?
घटता है, धारा का मान घटता है। ठीक है, लाइन चेंज करो, लिखो ग्राफ में F1 व F2, ग्राफ में F1 व F2 अनुनादी आवृत्ति, सॉरी अर्ध शक्ति आवृत्तियां हैं। ग्राफ में F1 व F2 अर्ध शक्ति आवृत्तियां हैं। अतः परिभाषा के अनुसार इन आवृत्तियों पर धारा का मान निम्न होता है। अतः परिभाषा के अनुसार इन आवृत्तियों पर धारा का मान निम्न होता है। तो क्या लिखोगे भाई? ठीक है, डेरिवेशन बैंड चौड़ाई में, ये तो परिभाषा है। तो IRMS पहले रहा हूं मैं, RMS वैल्यू। क्लियर है भाई? ये सारे मान कौन से हैं? RMS है। मतलब आप तो I समझो, I की तरह यूज कर रहे हैं। I RMS है। तो क्या होगा? करंट का मान F1 F2 पे कितना है बोलो? I RMS का मैक्सिमम वैल्यू लो, बटा क्या कर दो? इसको फ्रेम में लगा दो। ये अर्ध शक्ति आवृत्तियों पर धारा का मान हो गया कि अपने अधिकतम मान का √2 गुना कम। ठीक है, IRMS इज इक्वल टू IRMS मैक्सिमम बाई √2। समझ गए? तो पावर आधी करनी है तो धारा कितना कम करना पड़ेगा? √2 गुना कम करना पड़ेगा। तो पावर क्या हो जाएगी? आधी। अभी बताया था अपन ने, दोबारा देख लो चाहे। P इज इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर R। अब R तो कांस्टेंट है, R को कम ज्यादा नहीं कर सकते। R कांस्टेंट है, जो लगा दिया। और मैं कह रहा हूं सर इसको P को P/2 बनाना है। P को क्या बनाना है? P/2। तो आपको यहां भी 2 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसको मैंने कैसे लिख दिया था कि I/√2 का होल स्क्वायर R। अब धारा का मान √2 गुना कम हो जाता है तो कौन सी वैल्यू होती है? RMS वैल्यू होती है। कौन सी होती है? RMS। क्योंकि IRMS आपने पढ़ा है, क्या होता है? I0/√2। तो धारा, ये धारा को शो कर रहा है, √2 गुना कम करनी पड़ेगी धारा, तब पावर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो हमारे जो अर्ध शक्ति वाले पॉइंट हैं कौन से? P1 और P2। ठीक है, अब लगाओ सिंगल एरो दोबारा और हेडिंग डालो बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ। सिंगल एरो लगा के देखो बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई। आवाज नहीं, आवाज सुन रहा। बैंड विड्थ, ब्रैकेट में लिखो डेल्टा F। डेल्टा F बैंड विड्थ, बैंड चौड़ाई क्या होती है? तो देखो चौड़ाई का मतलब होता है अंतराल। तो इनका जो अंतराल है ये वाला, यानी ये वाला जो ग्राफ में ये वाला भाग है वो किसको शो करेगा? डेल्टा F। यानी डेल्टा F इज इक्वल टू F माइनस S। ये होती है बैंड चौड़ाई, बैंड विड्थ, यानी अर्ध शक्ति आवृत्तियों के मध्य जो अंतराल होता है। ये विड्थ हो गया ना, चौड़ाई हो गई, एक तरीके से कुछ वैल्यू मिलेगी आपको डेल्टा F, ये वाला मान। अर्ध शक्ति आवृत्तियों के मध्य जो अंतराल है, F2 और F1 के मध्य जो अंतराल है, उसे क्या बोलते हैं? बैंड चौड़ाई बोलते हैं। इससे शो कर देते हैं इसको डेल्टा F। तो आपने जो ग्राफ बनाया है उसमें डेल्टा F लिख लो ऐसे, तो ये डेल्टा F को शो करेगा। देखो परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन बोलो।
ये कौन सी आवृत्ति बोलेंगे इसको? अर्ध शक्ति आवृत्तियां बोले करो, देखो तभी आप इनसे बनोगे थोड़े फैमिलियर। अर्ध शक्ति आवृत्तियां ये क्या? ये अर्ध शक्ति आवृत्तियां, ठीक है ना? तो इनके मध्य जो अंतराल है, आवृत्तियों का जो अंतराल है, ये फ्रीक्वेंसी बैंड है। फ्रीक्वेंसी बैंड आवृत्ति बैंड है, आवृत्तियों का समूह है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी है ना आपके पास, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी हो गई। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग करंट आपको मिल रहा है इस तरह। तो ये फ्रीक्वेंसी बैंड आप ले रहे हो, समूह आप ले रहे हैं। F1 से F2 के मध्य जो अंतराल है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी बैंड। बैंड का मतलब क्या होता है? समूह, रंगों का समूह, आवृत्तियों का समूह। तो समूह हो गया, तो परिभाषा क्लियर है, क्या बनेगी बताओ? अर्ध शक्ति आवृत्तियों के मध्य अंतराल। तो जब आप लेस करोगे तो हमेशा ज्यादा में से कम को लेस करो, तभी तो अंतराल आएगा। देखो देखो, अर्ध शक्ति आवृत्तियों के मध्य अंतराल को ही, अर्ध शक्ति आवृत्तियों के मध्य अंतराल को ही बैंड चौड़ाई कहते हैं। अर्ध शक्ति आवृत्तियों के मध्य अंतराल को ही बैंड चौड़ाई कहते हैं। अर्ध शक्ति आवृत्तियों के मध्य अंतराल को ही बैंड चौड़ाई कहते हैं। इसे डेल्टा एफ, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, डेल्टा किसको शो करता है? चेंज को, परिवर्तन को। इसे डेल्टा एफ से दर्शाते हैं। इसे डेल्टा एफ से दर्शाते हैं। चलिए को, अर्थात डेल्टा एफ इज इक्वल टू F2 माइनस F1। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। डेल्टा एफ इज इक्वल टू F2 माइनस F1। फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या होता है भाई? H। तो आवृत्ति किसमें होगी? हर्ट्ज में होगी। कोई ग्राफ आपको दे देंगे, यहाँ कुछ वैल्यू आपको दे देंगे, कहेंगे बैंड चौड़ाई निकालो, तो घटाना है केवल F2 माइनस F1 हर्ट्ज में। अब इसका अपन और फॉर्मूला निकालेंगे बैंड चौड़ाई के लिए। देखिए तो इंपॉर्टेंट है। क्या बच रहा है इसमें? विशेषता गुणा। तो पहले अपन बैंड चौड़ाई को पढ़ेंगे। देखो भाई, तो बैंड चौड़ाई के लिए अपन फॉर्मूला निकालें। देखिए, अर्ध शक्ति आवृत्तियों पर या अर्ध शक्ति बिंदुओं पर कुछ भी लिख सकते हैं। अर्ध शक्ति बिंदुओं पर बताओ करंट की वैल्यू क्या थी? कि जो आई आरएमएस है, अब देखो आरएमएस से कंफ्यूज नहीं हो रहा, अपने आरएमएस लिया पूरा, मतलब जो भी मान होगा वो आरएमएस वैल्यू चल रही है। अब इसी का मैक्सिमम, इसी का जीरो, इसी का मिनिमम चलेगा। तो आई आरएमएस जो है, मतलब करंट जो है वो अपने अधिकतम मान का कितना गुना कम हो जाता है भाई? √2 गुना कम हो जाता है। बस एक स्टेप आपको ध्यान रखना है, बाकी स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। हमें पता है अर्ध शक्ति बिंदुओं पर या अर्ध शक्ति आवृत्तियों पर जो धारा होती है, क्योंकि वहां पावर आदि हो जाती है, शक्ति आदि होने के लिए धारा जो है वो √2 गुना क्या करना पड़ेगा? कम। आई आरएमएस मैक्सिमम बाई √2। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं एलसीआर परिपथ की। हम किसकी बात कर रहे हैं? एलसीआर। तो ये आई आरएमएस ये धारा है, ये सिंपल धारा है। ये क्या है भाई? सिंपल धारा। तो आई आरएमएस की बात करूं, आई बराबर होता है V अपॉन R। लेकिन R तो हम कब लेते हैं? जब अनुनादी अवस्था होती है, जब धारा क्या होती है? मैक्सिमम। देखो दोबारा देखो, ये तो हमने बात क्लियर हो गई कि सर जो आई की वैल्यू होगी वो अपने अधिकतम मान का कितना गुना कम हो गया? √2 गुना कम हो गया। तो मैं क्या लिख रहा हूं इसको? देखो, आई इज इक्वल टू होता है V अपॉन जो भी आप बाधा ले रहे हो, Z ले रहे हो, XL ले रहे हो, XC ले रहे हो, R ले रहे हो। तो यहाँ LCR की बात मैं कर रहा हूं, तो मैं यहाँ ले रहा हूं आई RMS को V0 अपॉन Z। V0 अपॉन Z, ये भी RMS वैल्यू है, अधिकतम मान लेके चलते हैं। V0 अपॉन Z, Z क्यों लिया? क्योंकि मेरा कौन सा परिपथ है? LCR। तो कोई सी भी धारा हो सकती है, ये अधिकतम न्यूनतम की बात नहीं है इसमें, ये सिंपल करंट है।
कि भाई करंट का मतलब वोल्टेज अपॉन अवरोध, यहां पर अवरोध क्या है? प्रतिबाधा। ये क्लियर है? तो V नॉट RMS अपॉन जेड। आगे बात समझ में? जेड क्यों लिया? क्योंकि हम LCR परिपथ की बात कर रहे हैं। LCR परिपथ में जो अवरोध होता है वो क्या होता है? प्रतिबाधा होती है। क्या होता है भाई? प्रतिबाधा। R में R होता है, L में XL होता है, समझ रहे हो? यहां करना पड़ेगा V अपॉन R, वोल्टेज में भाग देना है। यहां करना पड़ेगा V अपॉन XL, और C होगा तो V अपॉन XC। लेकिन LCR तीनों हो गए तो क्या करना पड़ेगा? V अपॉन Z। तो ये जो प्रतिबाधा है वो LCR परिपथ के लिए होती है। जब LCR परिपथ को अध्ययन कर रहे हैं, LCR परिपथ के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो आगे चलो, अब कह रहे हैं IRMS मैक्सिमम। तो वोल्टेज तो हमारे पास है भाई V नॉट, ये मैक्सिमम ले रहे हैं अपन, तो मैक्सिमम रहेगा ये RMS अपॉन √2 तो है ही पहले से। आवाज नहीं, आवाज को आवाज नहीं, ध्यान दो। ये स्टेप उड़ा के उड़ गया पूरा, बात मत करो, बारी क्लास में आ गया। IRMS मैक्सिमम, तो ये तो है V नॉट RMS, ये अपन मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं। अब बताओ हम अब क्या लें? √2 तो ही पहले से, अब बाधा क्या लूं? R लूं, XL लूं, XC लूं, या Z ही लूं? देखो धारा मैक्सिमम कब होती है? अनुनाद की अवस्था में। ये अपन मैक्सिमम ले रहे हैं ना, धारा मैक्सिमम कब होती है? अनुनाद की अवस्था में। और अनुनाद की अवस्था में जो प्रतिबाधा का मान होता है वो क्या होता है? न्यूनतम होता है। चलो एक स्टेप और बढ़ा दूं, तो Z या मिनिमम होना चाहिए। जब Z मिनिमम होगा तभी I क्या होगा? मैक्सिमम होगा, तभी तो होगा। ये तो सिंपल RMS है, यहाँ मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं है। ये तो कोई सा मान ले सकता है। ये 0 से लेकर ग्राफ चल रहा है, पूरा IRMS है भाई, अब कोई सा भी करंट ले लो। तो यहां तो मैंने बात करी है Z की, लेकिन वहां दूसरे वाले स्टेप में या इस RHS में अपन ले रहे हैं मैक्सिमम। तो भाई मैक्सिमम धारा कब होगी? जब प्रतिबाधा क्या होगी? न्यूनतम। क्लियर है बात? मैक्सिमम धारा कब होगी? जब Z क्या होगा? मिनिमम। और बताओ आप, अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत कि अनुनादी अवस्था की जब बात होती है या जब ये प्रतिबाधा न्यूनतम Z मिनिमम, ये किससे बराबर होता है? कुछ कट रहा है देखो, V नॉट RMS से V नॉट RMS कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1 अपॉन Z इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 Z मिनिमम। और Z मिनिमम की वैल्यू तो बताओ, Z मिनिमम क्या होता है? R। Z मिनिमम क्या होता है भाई? Z मिनिमम क्या होता है? अरे बोलो, Z मिनिमम क्या होता है? प्रतिबाधा न्यूनतम मान क्या होता है इसका? R। अभी तो लिखा था अपन ने Z इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये लिखा था। तो वही तो मैं बता रहा हूं कि भाई अपन इसको 0 कर रहे हैं तो ये मान घटेगा नहीं बढ़ेगा? अभी तो ये R से जोड़ रहे हो ना आप, ये प्लस हो रहा था R स्क्वायर प्लस उसका भी होल स्क्वायर, तो ये मान बढ़ रहा था। अब आपने इसको 0 कर दिया तो मान घटेगा बढ़ेगा? तो Z बराबर है जो R आएगा ये Z मिनिमम ही तो होगा। तो अनुनादी अवस्था में जो प्रतिबाधा का न्यूनतम मान है वो किसके बराबर होता है भाई? प्रतिरोध के बराबर होता है। आपने ग्राफ जब अनुनादी वक्र हमने बनाया था, देखो इस तरह बनाया था ये। तो अनुनादी आवृत्ति पर ये जो प्रतिबाधा का मान है वो क्या हो जाता है? मिनिमम। और ये किसके बराबर होता है? R के। क्योंकि उस समय LCR परिपथ शुद्ध प्रतिरोध की भांति व्यवहार करता है। अनुनादी अवस्था में LCR परिपथ क्या बन जाता है? R परिपथ। क्योंकि प्रतिघात को तो 0 कर दिया ना, प्रतिघात को क्या कर दिया? 0। तो उस समय जो प्रतिबाधा होती है वो प्रतिरोध बन जाता है केवल। फॉर्मूले से देख लो आप, प्रतिघात को 0 कर दिया तो Z केवल क्या बचता है? R। Z R के बराबर बचता है। इसका मतलब ये इसका कौन सा मान होगा? प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तभी तो धारा अधिकतम होगी। प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तभी धारा क्या होगी? अधिकतम। अब प्रतिबाधा Z का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? R। तो ये जब मैंने वैसे स्टेप बनाया तो यहां पे लिख सकते हैं सीधे ही, लेकिन समझने के लिए एक स्टेप बने अपन, तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना? दोबारा देख लो, IRMS का मतलब V नॉट अपॉन Z। RMS ले रहे हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू में ये V नॉट मैक्सिमम है ही हमारे पास, √2 था ही। Z मिनिमम क्यों लिया? क्योंकि मैक्सिमम कभी होगी धारा जब प्रतिबाधा क्या हो? न्यूनतम।
ये से कट गया तो 1 अपॉन में आ गया। अब ऐसे लिख सकते हैं, ये तो पता है ना 1 अपॉन x बराबर 1 अपॉन y, तो x बराबर y। इसमें तो नहीं है कंफ्यूजन, एक ही बात है। अब चाहे ऐसे लिख दो चाहे उल्टा कर दिया इसको व्युत्क्रम करने पर। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, z इज इक्वल टू √2, ये क्या है r। z मिनिमम क्या होता है भाई, r। तो हमें पता है सिंस चूंकि z मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है r। यहां तक कोई दिक्कत? अर्ध शक्ति बिंदुओं पर धारा का मान अपने अधिकतम मान का √2 गुना कम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आरएमएस का मतलब हो गया कोई करंट हमारे पास है, ये करंट कौन से परिपथ की है, एलसीआर। तो एलसीआर परिपथ में जो अवरोध होता है वो प्रतिबाधा होती है, ठीक है। तो अपन मैक्सिमम वैल्यू लेके चल रहे हैं V0 आरएमएस, क्योंकि ये आरएमएस है अपॉन जेड। ये मैक्सिमम कब होगा, जब जेड क्या होगा, मिनिमम होगा। √2 तो है ही हमारे पास, तो इससे कैंसिल हो गया, ये 1 अपॉन में आ गया, फिर उल्टा कर दिया, ये आ गया। और z मिनिमम क्या होता है, r। अब आप z की वैल्यू जानते ही हो, बताओ z क्या होता है, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर। ध्यान रखिए, फॉर्मूला को याद होना चाहिए, क्वेश्चन में सीधे पूछते हैं। तो z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास है √2 इंटू r, √2 इंटू r। तो अंडर रूट को हटाना है, स्क्वायर को लाना है, दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, रूट को हटा देते हैं। तो r स्क्वायर प्लस क्या आएगा, xl माइनस xc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो √2 का स्क्वायर हो गया 2 और r का क्या हो गया, r स्क्वायर। दोनों पक्षों में क्या कर दिया, वर्ग, ठीक है। कुछ कर रहा है क्या, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 2 बच गया, ऐसा नहीं, इसको वहां लेके जाएंगे। तो चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि r स्क्वायर, इसको मैं उधर ले जाऊं, xl माइनस xc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, xl माइनस xc का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है भाई। अब xl क्या होता है, ओमेगा l, xl होता है ओमेगा l। ये ध्यान रखिए, आप इसको पढ़े कर जाके लिख लिख के इसको याद करेंगे, तभी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। xl क्या होता है भाई, ओमेगा l, ठीक है। माइनस xc क्या हो गया, का इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ अपन रूट ले दोबारा, ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c। तो देखो जब रूट लोगे तो दो वैल्यू मिलती है प्लस माइनस r, क्या मिलेगा, प्लस माइनस r, ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टी होती है एक तरीके से कि अगर मान लो x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर है, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, y स्क्वायर। तो जब रूट लोगे तो दो वैल्यूज मिलती है आपको, x इज इक्वल टू प्लस माइनस y। ये प्रॉपर्टी होती है कि दोनों तरफ स्क्वायर है, आपने रूट लिया तो दो वैल्यू मिलती है प्लस माइनस r। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। पता यहां था कोई दिक्कत, ये तो हमने लिख लिया था। z की वैल्यू हमने रखी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर, √2 था ही r ही था, रूट को हटा दिया, ये आ गया हमारे पास, इसको उधर ले गए, सिंपल हमने मैथमेटिक्स करके। xl क्या होता है भाई, ओमेगा l, इसको भी लिख देते हैं आपके फासले के लिए, जो कि xl इज इक्वल टू होता है ओमेगा l, और xc इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा c, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई f। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई f। अब ग्राफ पे देखो, आप ग्राफ पे ध्यान दें, यदि कहने का मतलब ये है ओमेगा l माइनस 1 अपॉन ओमेगा c पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, तो कब आपको प्लस आर लेना है, कब आपको माइनस आर लेना है। सपोज करो जो हमने f1 माना है, जो हमने ग्राफ बनाया था, यहां देखो मैं छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, ये हमने जो ग्राफ बनाया था, यहां तो है f1,
ये अनुनादी आवृत्ति थी और ये क्या था F2, F1 और F2। तो F1 यानी ओमेगा 1, F1 का मतलब क्या हो गया ओमेगा 1, यानी उसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा 1, यानी F1 के संगत ओमेगा 1 और F2 के संगत ओमेगा 2। और मुझे बात बताओ, अगर आप ओमेगा 1 में से ओमेगा 2 घटाओ, ओमेगा 1 में से क्या घटाओ ओमेगा 2 घटाओ, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव मिलेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ओमेगा 1 में से किसको लेस कर रहे हो, ओमेगा 2 को लेस कर रहे हो, क्योंकि ओमेगा 1 तो कम है ना, ओमेगा 1 क्या है कम, तो ओमेगा 2 मिलेगा आपको, ज्यादा है तो ओमेगा 2 ज्यादा है, कम में से ज्यादा घटाओगे क्या मिलेगा नेगेटिव। अब मैं आपसे कहूं कि ओमेगा 1L और ये 1 ओमेगा 1C, इसकी बात करें, क्योंकि देखो अर्ध शक्ति आवृत्ति हमारे पास दो आवृत्तियां हैं, एक तो F1 है और दूसरा क्या है F2, तो इन दो वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो अगर मैं मानो ओमेगा 1 के रूप में इसको लिखना चाहूं कि ओमेगा 1L, तो ओमेगा 1L माइनस 1 ओमेगा C करोगे तो क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव लूंगा नेगेटिव लूंगा, ये सोच के बताओ। मतलब मैं दो वैल्यू लिखूंगा, एक तो ओमेगा 1 और एक ओमेगा 2, एक तो ओमेगा 1 के लिए और एक इसके लिए ओमेगा 2, क्योंकि मेरे पास दो वैल्यूज हैं, एक तो प्लस आर और एक माइनस आर, तो एक तो मैं ओमेगा 1 लिखूंगा और एक ओमेगा 2 लिखूंगा। तो आपको बताना है कि अगर मैं ओमेगा 1 लेता हूं तो ये जो अंतर है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ओमेगा 1 मतलब पहले वाला जो कम वाला है, और अगर मैं ओमेगा 2 लिखता हूं तो ये क्या आएगा, चिन्ह इसका बताना है, बताओ। यदि आवृत्तियां सोचो बताओ, यदि आवृत्तियां F1, मैं तो ओमेगा 1 की बात लिख रहा हूं केवल, F1 में F2 के संगत कोणीय आवृत्ति ओमेगा 1 में ओमेगा 2 हो, बताने का टाइम आ गया भी आपका, तो समीकरण 1 से और थोड़ा सोचा करो, सोचने टाइम में आपका बाजू में आ गया बात, तो समीकरण 1 से। अब मैं ओमेगा 1 लिख रहा हूं, आई बात समझ में, मैं ओमेगा 1 के संगत आपको बताना है कि मुझे क्या लेना चाहिए, क्योंकि दो वैल्यूज मेरे पास है, एक प्लस आर और एक माइनस आर, तो मैं ओमेगा 1 को ले रहा हूं, ओमेगा 1 को ले लेता हूं मैं समीकरण 1 से। आवाज नहीं, आओ चुपचाप बैठ जाओ बस, का ध्यान रखें, स्टैंड सेट उठ जाएगा। समीकरण 1 से क्या होगा बताओ, ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन, आप बताओ क्या, ओमेगा 1 पे ध्यान दो, ये ओमेगा 1 है यानी पहले वाला कम वाला, ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, ओमेगा 1 कम है 1 अपॉन ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा 1, नहीं गुजरा खोपड़ी में भाई, तुम समझ, ये बात समझ में आ गया था, यहां तक दिक्कत है नहीं। अब क्वेश्चन ये कि हमें चिन्ह लेना है, हमें बताना है कि कब ये पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। अब ये बात तो आपको बिल्कुल, एलओसी तो कांस्टेंट है, एलओसी को लेना देना नहीं है। अब हमें ये बताना है कि भाई ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा है, पूरा 1 अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि आप ओमेगा एल में से 1 अपॉन ओमेगा सी घटा रहे हो, मतलब मैं कह रहा हूं कि 4 माइनस 2 तो पॉजिटिव आएगा, 2 माइनस 4 क्या आएगा नेगेटिव। ये तो समझ में आता है अपन को, 4 ज्यादा है 2 कम है, 2 कम है 4 ज्यादा है, ये तो पता है ना, ज्यादा में से कम घटाओगे नेगेटिव, कम में से ज्यादा घटाओगे तो पॉजिटिव। तो आप मुझे बताओ कि ओमेगा 1L ज्यादा है कि 1 अपॉन ओमेगा 1C ज्यादा है। अच्छा अब ये बताओ, ओमेगा 1 कम है कि ज्यादा है, कम है, ओमेगा 1 क्या है कम है ना। अनुनादी आवृत्ति के संगत अपन बात करें तो भाई ओमेगा 1 कम है, ओमेगा 2 क्या है ज्यादा, इसकी बात कर रहे हैं, ये FR है। अब ओमेगा 1 कम तो 1 अपॉन ओमेगा 1 ज्यादा हो जाएगा, अरे मैं कह रहा हूं 0 कम, 1 अपॉन 0 अनंत होता है भाई, आप उल्टा करोगे तो नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा,
मैं कह रहा हूं 0 कम 1/0 अनंत। मैं कह रहा हूं ओमेगा 1 कम तो 1/ओमेगा 1 ज्यादा होगा, नहीं होगा? ओमेगा 1L कम है और ये 1/ओमेगा 1 क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? L और C तो कांस्टेंट है, L और C तो क्या है? कांस्टेंट। तो कहने का मतलब इसका एक्चुअली क्या आएगा? माइनस में आएगा ना। ओमेगा 1 कम है तो 1/ओमेगा 1 ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ओमेगा 1 ये कम, क्योंकि L तो है, L से कोई मतलब नहीं है, L तो कांस्टेंट है। ओमेगा 1 कम है तो 1/ओमेगा 1 क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो क्या लिखना पड़ेगा? -R। इक्वेशन नंबर 2। कारण यहां लिख देते हैं स्वास्थ्य के लिए कि चूंकि बताओ कि ओमेगा 1L कम है किससे? 1/ओमेगा 1 C से। तो भाई कम में से ज्यादा घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ये बात समझ में आ गई? बहुत क्लियर सी बात है। अपन 2 पॉइंट ले रहे हैं, एक तो ओमेगा 1 पर और एक ओमेगा 2 पर। तो जब मैं ओमेगा 1 की बात करूंगा तो ओमेगा 1 कम है, ये निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति है। हमारे पास 2 आवृत्ति हैं, F1 और F2। 2 आवृत्तियां हो गई ना अर्ध शक्ति आवृत्तियां। तो ये तो हो गया लोअर और ये हो गया हायर, यानी निम्न अर्ध शक्ति आवृत्ति है ओमेगा 1 या F1 और उच्च अर्ध शक्ति आवृत्ति क्या है? F2। तो मैं कह रहा हूं ओमेगा 1 कम है, ओमेगा 1 कम है तो ओमेगा 1L भी कम होगा। ये L से गुणा कर रहे हो, L कांस्टेंट है, तो ओमेगा 1 कम होगा तो 1/ओमेगा 1 ज्यादा होगा। तो क्या उल्टा कर रहे हो ना इसे? तो कम में से ज्यादा घटाओगे तो मान क्या आएगा? नेगेटिव। तथा अगर मैं बात करूं ओमेगा 2 की, ओमेगा 2 के संगत में इस इक्वेशन को लिखो, इक्वेशन 1 को, तो ओमेगा के जगह ओमेगा 2 लिख रहा हूं। तो ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C इज इक्वल टू, अब बताओ ओमेगा 2 ज्यादा है कि कम है? ओमेगा 2 ज्यादा है। ओमेगा 2 ज्यादा होगा तो 1/ओमेगा 2 कम हो जाएगा। उल्टा कर रहे हो ना इसे आप? मैं कह रहा हूं 4 ज्यादा है तो 1/4 तो 0.25 आता है, वो कम हो गया। तो ओमेगा 2 ज्यादा है तो इसका उल्टा करोगे 1/ओमेगा 2 कम हो गया। तो ज्यादा में से कम घटाओगे वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्लस आ। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमें निकालनी है क्या? बैंड चौड़ाई। हमें क्या निकालनी है? बैंड चौड़ाई। अब बैंड चौड़ाई का मतलब F2 माइनस F1 यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो इसलिए अपन ये पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं। एक ओमेगा 1 में समीकरण आ गई और एक ओमेगा 2 में। तो इनको सॉल्व करके मुझे क्या निकालना पड़ेगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। क्योंकि आगे हमें क्या पता लगेगा हमें करना क्या है। तो हमारे पास ओमेगा 1 में इक्वेशन है, x में इक्वेशन है, y में इक्वेशन है। अब मुझे x माइनस y चाहिए, ये y माइनस x चाहिए। तो आप देख सकते हो समीकरण में क्या करना पड़ेगा। आपको दिख रहा है भाई ये ओमेगा 1 में है, ये ओमेगा 2 में है, L तो कॉमन आ ही जाएगा। अगर हम इसको घटा दें या जोड़ दें तो कुछ ऐसा बनता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जैसा। तो अब आगे क्या करेंगे? मैं ऐसा करता हूं, पहले दोनों समीकरण जोड़ देता हूं। क्या करना पड़ेगा? जोड़ते हैं या घटाते हैं, कुछ भी कर सकते हो, आपके मन की मर्जी है। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला क्या था? F2 माइनस F1। अब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ जाए, क्योंकि वो तो हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई F। वो तो हम चेंज कर लेंगे, ओमेगा में 2 पाई का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। तो हमें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है? एक बार इसको अपन जोड़ देते हैं और एक बार इसको घटा देते हैं। आप जोड़े क्यों? तो पता लग जाएगा। घटाओगे, घटाने का समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। देखो ये जब आएगा तो यहां एक वैल्यू बनेगी ओमेगा 1 ओमेगा 2, वो आपको पता लग जाएगा अभी। तो एक बार जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं? पहले जोड़ देते हैं, घटाने से डर लगता है। तो समीकरण 2 प्लस क्या कर दो भाई? समीकरण 3। अब जोड़ के बताओ, 2 और 3 को अपन जोड़ दें। तो जोड़िए भाई, LHS LHS में जुड़ेगा और RHS में। तो क्या मिलेगा देखो, चलो मैं पूरा स्टेप लिख देता हूं। ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C, ठीक है भाई, नजर बोर्ड के ऊपर, प्लस ओमेगा 2L और माइनस 1/ओमेगा 2C, और ये हो गया माइनस R प्लस R यानी 2R। 2R हो गया 0। इतनी गणित तो हमें आती है।
माइनस आर प्लस आर क्या होगा 0। क्या करा अपन ने, जोड़ दिया सिर्फ, इनको हमने जोड़ दिया। कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। कुछ कॉमन आ रहा है, देखो n यहां से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और यहां से देखो माइनस 1/c कॉमन आ जाएगा, माइनस 1/ओमेगा 1c माइनस 1/ओमेगा 2c। ठीक है, तो माइनस क्या कॉमन आ गया 1/c, अंदर बोलो क्या बचेगा 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2। कॉमन लेना तो आता है आपको, देखो माइनस 1/c कॉमन ले लिया, और दोनों माइनस के होने चाहिए ना, दोनों माइनस के, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। माइनस आर प्लस आर क्या हो गया 0। अब आगे चले, तो L इंटू ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, उसको उधर ले जाए, चलो आगे स्टेप में ले जाएंगे, माइनस 1/c, बताओ कॉमन क्या, सॉरी एलसीएम क्या आएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2। ठीक है, अब एलसीएम ने छोड़ दिया अपन ने, अपन तो इसको इससे गुणा कर दो, इससे गुणा कर दो, अब कुछ भी हो जाए। एलसीएम आ गया ओमेगा 1 ओमेगा 2, तो मतलब क्या आएगा ब्रैकेट में ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 नीचे इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको मैं 0 है उधर लेके जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा जी सर, और कुछ कटेगा भी नहीं, कटेगा ना, देखो यार ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो देखो आगे चले हम, यहां लिख रहा हूं मैं, तो L ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इज इक्वल टू, ये माइनस में पक्षांतरण करेंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, ये आ गया हमारे पास 1/c। अब x प्लस वाई लिखो चाहे y प्लस x लिखो, जोड़ने पे क्रम विधि में नियम का पालन होता है जोड़ना, तो ये हो गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, पता कुछ कट रहा है क्या, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास क्या बचा, L और C को एक साथ लिख लूं मैं, इसको इधर ले आओ, तो देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या बचेगा 1/LC, ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या बच गया 1/LC, और ये 1/LC क्या होता है, ये होती है अनुनादी कोणीय आवृत्ति, अनुनादी कोणीय आवृत्ति, ये पढ़ा है अपन ने, पढ़ना घर जाके, अनुनादी कोणीय आवृत्ति कैसे, अनुनाद की अवस्था में XL बराबर XC होता है, अनुनाद की अवस्था में क्या होता है XL इज इक्वल टू XC होता है। ठीक है भाई, XL की वैल्यू बोलो ओमेगा है, XC की बोलो 1/ओमेगा c, 1/ओमेगा c, और देखो ओमेगा को इधर लिया और L को नीचे भेज दो, तो ओमेगा स्क्वायर क्या आता है 1/LC, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 1/√LC। ये जो 1/LC है वो किसको शो कर रहा है ओमेगा r स्क्वायर, ये होती है अनुनादी कोणीय आवृत्ति, ओमेगा r को क्या बोलते हैं अनुनादी कोणीय आवृत्ति, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, और अगर आपको आवृत्ति निकालनी है केवल अनुनादी आवृत्ति निकालनी है तो यह 2 पाई हो जाएगा, ओमेगा r का मतलब हो गया 1/√LC। ठीक है, हमारे पास क्या है 1/LC, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, चलो अभी क्वेश्चन लिखना है, इसको मैं लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर कौन सी 3 के बाद 4। हमें पता है कि 1/LC किसकी वैल्यू होती है ओमेगा r स्क्वायर, क्लियर है ना, ओमेगा r स्क्वायर का मतलब होता है 1/LC, तो पहले आप इतना लिख लीजिए, देखिए इसको ऐसे देखो, आवाज नहीं, कितने मिनट का होगा सवा घंटा होगा, लिखिए इसको भाई स्टेप बाय स्टेप,
इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बड़ा क्वेश्चन बैंड चौड़ाई के लिए। तो केवल एक स्टेप आपको ध्यान रखना है, समझना है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है 2 के साइड में, ऐसे हम यहाँ लिखेंगे 3 के साइड में। ओमेगा 2L इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा 2।
हो गया भाई? ठीक है, तो जोड़ने पर हमें किसकी वैल्यू मिल गई? ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो ये जो वैल्यू काम आएगी कब? जब आप घटाओगे, मतलब वहां ओमेगा 1 ओमेगा 2 एक पद आएगा, वहां पर क्या पुट कर सकते हैं? 1/LC। ठीक है, तो ये घटाने के बाद पता लगता है कि जोड़ने की जरूरत पड़ती है। मैंने पहले जोड़ दिया है, वहां से हमें क्वेश्चन 4 मिल गई। अब क्या करेंगे? 3 में से 2 को घटाएंगे, क्योंकि हमें वैल्यू क्या चाहिए? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, क्योंकि हमें F2 माइनस F1 चाहिए। अगर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 आ जाएगा तो F2 माइनस F1 भी आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2/F। ओमेगा को बोलते हैं कोणीय आवृत्ति और F को क्या बोलते हैं? आवृत्ति। क्लियर है? तो अब चले आगे, लिख रहे हैं। चलो किसमें से घटाएं, बताओ किसको? 3 में से 2 को। तो कितना आ जाएगा? 1। समीकरण 3 में समीकरण 2 को ऐसे बोलना। चलो इक्वेशन 3 को हम लेस करें इक्वेशन नंबर 2। बताओ देखो, अब मैं कर रहा हूं, लिख लिया भाई सबने? लिख लिया? ध्यान दो। तो समीकरण 3 में से मैं 2 को लेस कर रहा हूं, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक है भाई, LHS को LHS में से लेस करना है और RHS को RHS में। तो बताओ समीकरण 3 का LHS क्या है? बोलो। ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C। ब्रैकेट में लगा देता हूं क्योंकि माइनस कर रहे हैं, अंदर कुछ चिन्हों की गड़बड़ी हो सकती है। समीकरण 2 का बताओ LHS ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C। हो गया LHS में से LHS। अब आ जाओ RHS पे। समीकरण 3 का RHS क्या है? प्लस R है, माइनस कर रहे हैं अपन, फिर उसमें खुद ही क्या है पहले से ही? माइनस। वैसे गलती नहीं होगी इसमें, तो 2R हो गया ये, R माइनस ऑफ माइनस R। ठीक है, प्लस R हो गया ना। तो चलो इसको हम सॉल्व करें। बताओ कॉमन क्या आ रहा है? L। ले ले कॉमन यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू L। और यहाँ वही कॉमन आएगा क्या? माइनस 1/C। बोलो क्या बचेगा? 1/ओमेगा 2। आगे बोलो, माइनस से प्लस, जो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो प्लस का होना चाहिए 1/ओमेगा 1C। पूरा लिखेंगे हम, ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C माइनस ओमेगा 1L माइनस माइनस प्लस ओमेगा 1C R माइनस माइनस प्लस, तो R और R कितना हो गया? 2R। तो अब यहाँ L कॉमन ले लें, तो L कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू L। ठीक है, माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, तो 1/ओमेगा C तो कॉमन आ गया। अंदर बोलो क्या बचेगा? ये माइनस का होना चाहिए, अंदर 1/ओमेगा 2। आगे गुणा करके देख लिया करो, माइनस का 1/ओमेगा 2C ये रहा। अब ये प्लस का आना चाहिए, तो क्या हो गया? माइनस 1/ओमेगा 1। तो चेक कर सकते हैं, माइनस 1/ओमेगा 2C ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस 1/ओमेगा 1C ये प्लस का हो गया। ठीक है, और इस इक्वल टू क्या हो गया भाई? 2। तो इसको हम सॉल्व करें, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू L इज इक्वल टू नहीं है, माइनस है 1/ओमेगा C। बताओ एलसीएम क्या आएगा? ओमेगा 1 ओमेगा 2, यानी यहां से भाई ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अंदर ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2R इज इक्वल टू 2R। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, वही तो चाहिए अपन को। तो मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं, यानी इसको भी मैं क्या बना दूं? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो चलो इसको मैं ऐसे लिख दूं,
ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 एल। ठीक है, मैं माइनस को बाहर ले रहा हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि मुझे ऐसा बनाना है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। आप दैट भी ले सकते हो, लेकिन यहां हम कर लें माइनस, इसमें से कॉमन ले लें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/c। अब अंदर क्या आएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2। तो अब कॉमन क्या आ गया हमारे पास, दोनों में से कॉमन क्या आ गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। देखो भाई कॉमन क्या आ गया हमारे पास ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। बोलो अंदर क्या बचेगा एल प्लस 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2r। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/LC आ गया ना काम में। तो समीकरण जैसे आप घटाएंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, भाई ये कहां से निकाले तो जोड़ के निकलता है। तो समीकरण 4 से ओमेगा 1 ओमेगा 2 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/LC, यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये हो गया L प्लस 1/c। ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मतलब ऊपर चल जाएगा, तो ये चले गया ऊपर LC, फिर क्या आ गया 2r। कैसे लिखा समीकरण नंबर 4 से, समीकरण 4 से ओमेगा 1 ओमेगा 2 किसके बराबर है 1/LC। कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है कुछ, C से C, L प्लस L 2L नहीं 2L, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस L कितना हो गया 2L इज इक्वल टू क्या 2R। कुछ कट रहा है क्या, उसे 2 कट गया, यानी कहने का मतलब क्या हुआ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू कितना आ गया R/L। ठीक है, हमें क्या चाहिए F2 माइनस F1। तो ओमेगा 2 को कैसे लिख सकते हैं 2 पाई F2 माइनस 2 पाई F1 इज इक्वल टू R/L। 2 पाई को माना जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या हुआ जो बैंड चौड़ाई का फॉर्मूला हमें मिलने जा रहा है F2 माइनस F1 इज इक्वल टू R/2 पाई L। इसको ऐसे याद रखिए आप 1/2 पाई R/L। So this is the formula of band width, band 1/2 पाई R/L। ठीक है, लिखो इसको फटाफट, इसको इक्वेशन नंबर 5 डाल देना, ठीक है, बात ही करता हूँ।